नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता है। इस वर्ष भी वनाग्नि को लेकर जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में जंगलों की आग जहां रिहायशी इलाके तक पहुंचने लगी है, तो वहीं सरकार की ओर वन विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है कि आखिर कैसे वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मोर्चा संभाल जरूर लिया है, लेकिन विभाग ने मंत्री प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में जो कार्य योजना पहले बन जानी चाहिए थी, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था, उसी पर विभाग के अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। देखिए, उत्तराखंड के वन लगातार एक महीने से ज्यादा समय हो गया धू धू करके जल रहे हैं। खरबों रुपए की संपत्ति जल करके जो है स्वाहा हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तंद्रा अब जाके टूट रही है। और अभी भी सरकार के जो इंजाम है वो नाकाफी है। वनों की अग्नि पर जो है नियंत्रण नहीं पाया जा सक रहा है। वन मंत्री जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उन्हें अपने प्रदेश की फिक्र ही नहीं है। आखिर जो है सरकार के पास क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? उत्तराखंड के जंगलों को आप नहीं बचा पा रहे हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को और उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे जो है गंभीर जो है खतरा पैदा हो गया है। आखिर सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? केवल जो है बातें करने से काम नहीं चलेगा ना, धरातल पर रिजल्ट भी दिखने चाहिए। आखिर वन विभाग नाम का कोई महकमा है उत्तराखंड में? नहीं है। तो वहीं 10 मई से शुरू होने जा रही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां अब जोरों पर हैं। सड़कों, परिवहन, चिकित्सा, खानपान और यात्रियों के ठहरने के इंतजाम को व्यवस्थित किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी। इसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। सभी विभागों ने इसको लेकर अपनी अपनी भूमिका तैयार कर ली है। देवभूमि उत्तराखंड में देश दुनिया से लोग आते हैं, इसके लिए सड़कें अच्छी हों, इसलिए तमाम बातों पर चर्चा हुई। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो। दस मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेजी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग है, यातायात है, आवास है, पार्किंग है, पुलिस विभाग है, पेयजल है, सभी विभाग, परिवहन है, जिनकी इसमें पर्यटन विभाग है, जिन जिन की भी इसमें भूमिका रहती है, सभी के जानकारियों के संबंध में आज जानकारी भी ली है और जो उसमें और आगे तैयारी करनी है या जो काम 10 तारीख तक समाप्त होने हैं उन सबको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ पेयजल, चूँकि पहाड़ों में आजकल पेयजल की भी किल्लत होती है, कहीं पर टैंकर लगाने हैं, घोड़े खच्चरों से व्यवस्था करनी है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइप लीकेज हैं या जल संचय, जल संरक्षण, दोनों इस पर सभी पर भविष्य में और अच्छी रणनीति बनाकर एक विजन के अनुरूप काम करना है। उसके लिए भी आज जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो किए गए हैं।
आगामी 10 मई से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय तृतीया के पर्व पर 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। मंदिर के कपाट जब खुलेंगे उस दौरान हेलीकॉप्टर से जगह जगह फूलों की वर्षा की जाएगी। कपाट खुलने से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। ये यात्रा गुप्त काशी से फाटा गौरी कुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 4 दिन की इस भव्य और दिव्य डोली यात्रा में देश विदेश से हजारों की संख्या में बाबा के भक्त शामिल होंगे। बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भंडारे को उखीमठ, गुप्त काशी, फाटा, गौरीकुंड और केदारनाथ में आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जो नीति है, जब बाबा गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे तो उनकी डोली पर गौरीकुंड वाले नीमचोली जो बीच में एक स्थान आता है वहां पर पुष्प वर्षों का 9 तारीख का आयोजन किया जाएगा और 10 तारीख को जब कपाट खुलने वाले होंगे उस समय बाबा के मंदिर के आसपास से श्रद्धालुओं के ऊपर डोली के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम। भंडारे की व्यवस्था मैंने आपको बताया कि उखीमठ से जब बाबा की डोली दूसरे और के लिए बढ़ेगी गुप्त काशी के लिए, तो पहला भंडारा उखीमठ से शुरू किया जाएगा। गुप्त काशी में सुबह शाम का भंडारा होगा और फाटा में सुबह शाम का भंडारा होगा, गौरीकुंड में सुबह शाम का भंडारा होगा और फिर एक विशाल भंडारे का आयोजन 10 तारीख को कपाट खुलने पर केदारनाथ में किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुड़की शहर के सभी ढाबा, होटल और धर्मशालाओं के साथ साथ व्यापारियों की एक बैठक पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम में ली है, जिसमें यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सभी कारोबारियों को अनिवार्य रूप से तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। रूट तो एक ही है, जो हमारा हाईवे है, नारसन बॉर्डर है, वो मुख्य मार्ग है। बाकी कोई खानपुर से आता है, लक्सर से आता है, बिजनौर से आने वाला व्यक्ति बालावाली बॉर्डर से आता है, भगवानपुर से, सहारनपुर में काली नदी और मंडावर की तरफ से आने वाले यात्री हो सकते हैं। तो उनके रास्ते बिल्कुल चिन्हित हैं। तो 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा को देखते हुए अब तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने यह कहा कि जल संस्थान द्वारा चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का वो सारे काम पूर्ण हुए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्रैवल व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि व्यापारी बैंड बाजे के साथ पर्यटक अधिकारी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बैंड बाजों के साथ अपनी मांग को रखा।
तभी ट्रैवल व्यवसायियों ने अपनी मांगों को बताते हुए यह कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और कहा कि हरिद्वार में आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए मैनुअल रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही यह कहा कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पिछले साल की गई थी, लेकिन इस बार फिर मैनुअल रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया, जिससे चार धाम यात्रा पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कोई यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ये हम अपनी मांग को लेके आए थे कि जो यात्री हरिद्वार में आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ आएंगे, उनको मैनुअली रजिस्ट्रेशन दिया जाए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग चली आ रही है कि यात्री हरिद्वार में आए, उत्तराखंड में आए, उसे परेशानी ना हो और वो इजी गोइंग तरीके से अपनी यात्रा कर सके। जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं वो उसका ऐसी कोई सूचना नहीं होती कि वो यात्री ने रजिस्ट्रेशन किया है या वो रजिस्ट्रेशन गलत है। इसलिए हम अपनी मांग को लेकर के आज अपने निवेदन को लेकर के आए थे कि हमारी मांग सुनी जाए और कम से कम यहाँ 5000 यात्रियों का पर डे रजिस्ट्रेशन मैनुअल किया जाए। हमारी यही मांग थी। अधिकारी से मांग की है, चूँकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार यात्रा की है। यात्रा सुचारू करने के लिए सरकार प्रयासरत है, जो निरंतर हम देख भी रहे हैं सरकार के प्रयास। लेकिन साथ ही हर वर्ष इसमें पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण की व्यवस्था जैसे पूर्व में चलती थी, पूर्व की भांति चलती रहे। अभी क्या हुआ है, पंजीकरण में जो है संख्या निर्धारित कर दी है। हम सरकार से अपनी मांग रखने आए हैं, बात रखने आए हैं कि सरकार अगर पंजीकरण की संख्या को समाप्त कर देती है तो इससे जो आने वाला श्रद्धालु है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा, जिससे उनको भी यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही हरिद्वार में जो 6 महीने से ट्रैवल व्यवसायी अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, यहाँ यात्रा नहीं चल पाती है, ट्रैवल व्यवसाय नहीं ना के बराबर चलता है, ये 6 महीने जो यात्रा चलेगी उससे ट्रैवल व्यवसायियों को भी उत्साह रहेगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने निकाय चुनाव की तैयारी के विषय में बताया कि वे देहरादून के 100 वार्डों में घूम घूमकर जन समस्याओं के साथ लोगों से जनसंवाद का कार्यक्रम स्थापित करेंगे और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक दिन वो 2 वार्डों के सभी लोगों से मिलने का काम करेंगे, जिससे वहां के लोगों की समस्या को सुनने और उससे रूबरू होकर उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाने का उन्हें मौका मिलेगा। सौ वार्ड हैं तो समय चुनाव में कम है, तो मैं समझता हूं कि 2 वार्ड प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग 50 दिन 100 वार्ड का हमारा ये लक्ष्य रहेगा। हमने कल से शुरुआत कर रहे हैं, तो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं होंगी उनको हम समस्याओं को सुनेंगे और जो हमारी मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हम समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम उसमें शामिल करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, जो धरातल पर नहीं उतरे हैं, हम जनता के सामने लेके जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से और पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र से सूफड़ा साम होना निश्चित है। खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने जनसभाएं की। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में हेलीकॉप्टर से दौरा कर उन्होंने जनसभाएं की। जनसभा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की जनता का सेवा करना चाहते हैं ताकि वो मंगलौर के लोगों का कर्ज उतार सके। आपको बता दें कि करतार सिंह भड़ाना सबसे पहले टिकोला कला पहुंचे, उसके बाद उन्होंने लीबर, हेड़ी, नारसन कला, भगवानपुर, चंदनपुर, मुडलाना और हरचंदपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस बार वो उन्हें ही मंगलौर विधानसभा से विधायक बनाएंगे। 18 साल में जो भी मुझे मिला है, 18 साल में जो भी वहां गया है या जिसने मुझे काम बताया है वो करके भेजा है। ऐसा नहीं कि उसको निराश करके भेजूं, ना तो ये मेरी सोच है और ना कभी हो सकता है। 18 साल पहले भी वही था, आज भी ये मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले का कुछ हुक्म है। 18 साल पहले आया था, आपसे दुआ सलाम कर गया था। जिन भाइयों का लेना देने का कहता है संस्कारों का कर्ज होता है, तो वो कर्ज उस टाइम आया था। लेकिन मुझे बहुत दुनिया में मैं जो ना बहुत कर्ज लेके पैदा हुआ हूँ।
तो वो सब चुकाना था और मैंने चुका के जाना था। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये टाइम आखिरी जो वक्त है चुकाने का, तो वो हरिद्वार से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मंगलौर से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और यहाँ से चुका के जाएंगे और फिर इस दुनिया में नहीं है। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 77वें स्थापना दिवस राजीव भवन में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने इंटर कर्मचारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ अपने नीतियों और अपने अनुयायियों का ही विकास कर रही है। आज इंटक का स्थापना दिवस सारे श्रमिक भाइयों को आज बधाई देना चाहता हूँ। इंटक की स्थापना गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अम्बेडकर जी ने आजादी के बाद जब कांग्रेस का गठन होता उस समय गांधी जी के दिमाग में विचार आया कि मजदूरों का क्या होगा। आजादी के बाद लोग राजनीति में चले जाएंगे, इसलिए बॉम्बे टेक्सटाइल में वहाँ देखते थे वो शोषण मजदूरों को करते, इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए अलग संगठन बना। तो उसी के साथ साथ कांग्रेस इंटक का संगठन बना जो कांग्रेसी विचारधारा के साथ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कांग्रेस के अधीन है, बिल्कुल गलत बात है। उन्हीं विचारधाराओं पर हम लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो इंटक सबसे पुराना संगठन और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी साहब ILO में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पदाधिकारी है अमेरिका में। खबर देहरादून से है, जहां खनन विभाग के निदेशक SL पैट्रिक का निलंबन अब सियासी मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से निदेशक को निलंबित किए जाने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस में होड़ मच गई। दोनों में इस कार्रवाई को सही ठहराने और कार्रवाई का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी की माने तो कांग्रेस ने पूर्व में कई बार खनन निदेशक की शिकायत की थी और यह आरोप लगाया था कि उनके संरक्षण में खनन माफिया प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, जिस पर अब शासन की तरफ से मुहर लगा दी गई है कि विपक्ष के आरोप सही थे, इसलिए शिकायत मिलने के बाद खनन निदेशक को हटा दिया गया है। बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है और दावा कर रही है कि धामी सरकार में न भ्रष्टाचारी होंगे, न भ्रष्टाचार को कोई जगह मिल पाएगा। ऐसे में जांच भले ही इस मामले पर आगे चल रही हो, लेकिन शिकायत मिलने के बाद सरकार के निर्देश पर शासन ने आरोपित अधिकारी को निलंबित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसी के तहत जिस प्रकार जो भी व्यक्ति घपले घोटालों की जिनकी शिकायत आती है उनको किसी भी प्रकार बख्शा नहीं जाता है और उसी का ही परिणाम है। और खबर हरिद्वार से है, जहां सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कुलपति और कुलसचिव की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्ध शुद्धि यज्ञ किया। विश्वविद्यालय प्रशासन आज भी छात्रों की समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है। छात्रों के आरोपों के अनुसार PhD प्रवेश प्रक्रिया और विश्वविद्यालय के संकाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष को बदलने का घोटाला करने के बाद भी कुलपति लगातार नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। छात्रों का आरोप यह भी है कि कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक विश्वविद्यालय बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भ्रष्टाचारिणाम विनाश करे तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।